असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आजाद। अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज से 76 ईयर्स पहले यानी कि क़याम पाकिस्तान से तकरीबन 1 साल पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि अजीम इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने पाकिस्तान बनने के बारे में कुछ पेशीन गोइयां की थी जो कि तकरीबन सारी की सारी सच्ची साबित हुई हैं। और उन्हीं पेशीन गोइयों में से एक पेशीन गोई उन्होंने हमारे मुस्तकबिल के मेमारों के बारे में कही थी, और यही हमारे आज के मुस्तकबिल के मेमार गुज़श्ता तकरीबन 3-4 सालों में अपने बेहतर से बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए वो इक़दामात उठा रहे हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उनके अपने लिए भी फायदेमंद नहीं है। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। मुमकिन है कि मेरी इस छोटी सी काविश इस पाकिस्तान के मेमारों के लिए फायदेमंद हो और हमारे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद हो। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नाजरीन, अप्रैल 1946 में चट्टान मैगजीन जो कि हफ्ते रोजा था, उसके बानी शोरश काश्मीरी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के बारे में 7 पेशीन गोइयां ऐसी दी जो कि आज तकरीबन सारी की सारी सच्ची साबित हो रही हैं। उनमें सबसे पहले जो पेशीन गोई उन्होंने पाकिस्तान के बारे में दी वो ये थी कि पाकिस्तान के नाअहल सियासतदान मार्शाल्लाह का रास्ता हमवार करेंगे। ये पेशीन गोई उनकी 1958 में जब जनरल अयूब ने पहला मार्शाल्लाह नाफिज किया तो उस वक्त सच्ची साबित हुई। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अपने हमसाया ममालिक के साथ कशीदा रहेंगे। आज पाकिस्तान के अपने 4 हमसाया ममालिक में से मासवाए चीन के तमाम के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं, जिनमें ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया शामिल हैं। तीसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा था कि नौ दौलतिया जागीरदार व सनतकार इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर देंगे और इसको बेच कर खा जाएंगे, और ये ममलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको ये कह रहे हैं, ये कर्जों के बोझ तले दब जाएगा। और ये भी आप इस चीज के आईनी शाहिद हैं कि ये दूसरी भी और तीसरी भी पेशीन गोई मौलाना की सच्ची साबित हुई। चौथे नंबर पे उन्होंने फरमाया, आगे चलकर महरूम तबका मुस्तकिल बेचैनी का शिकार रहेगा और तबकाती कशमकश का आगाज इसी बात से हो जाएगा। अंदरूनी तजादात बढ़ जाएंगे, मुल्क को लूटने वाले और अदारों को चैलेंज करने वाले इसी मुल्क के अंदर ही मौजूद होंगे। यानी अमीर से अमीर तर होगा और गरीब से गरीब तर होता जाएगा। ये भी बात उनकी सच्ची साबित हुई। 5वें नंबर पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2 लख्त हो जाएगा। यानी 1971 में हमने देख लिया कि बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया। छठी और बड़ी ही अहम तरीन जिसपे आज मैं अपना ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नौजवान तबका शदीद तरीन मायूसी का शिकार हो जाएगा और इसी मायूसी के आलम में मजहब से भी दूर हो जाएगा और 2 कौमी नजरिया पर भी उनका एतमाद उठ जाएगा। छठी और आखिरी पेशीनगोई जो उन्होंने की वो ये की कि इंटरनेशनल ताकतें यानी आलमी ताकतें पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए साजिशें करेंगी। मजहबी इंतहा पसंदी अपने अरूज पे पहुंचेगी, जिससे पाकिस्तान की सालमियत को खतरात का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, मौलाना की सेकंड लास्ट यानी छठे नंबर पे जो उन्होंने पेशीनगोई की थी कि पाकिस्तान का नौजवान तबका शदीद मायूसी का शिकार होगा, और ये हालात अभी पाकिस्तान में बिल्कुल हो चुके हैं। और सिर्फ कराची में तकरीबन गुज़श्ता 1 साल में 76 नौजवानों को मोबाइल स्नैचिंग, बाइक या गाड़ी की स्नैचिंग के दौरान मौत के घाट दहशतगर्दों ने उतार दिया। ना नौजवानों को इस मुल्क में बेहतर मुस्तकबिल मेरिट पे दिया जाता है, ना उनका
मुस्तकबिल सिक्योर है, ना उनकी जान सिक्योर है, जिसकी वजह से वो आजकल सिर्फ पाकिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो यूरोप, अमेरिका या कनाडा वगैरह चले जाएं। और जब वो कनाडा या अमेरिका वगैरह आते हैं तो उस बारे में मैं बताऊंगा उनको कि वो जब यहाँ आते हैं तो उनको किन किन मसाइल का शिकार होना पड़ता है। नाज़रीन, जब यहाँ पे फर्ज किया, जैसे अमेरिका की मिसाल मैं आपको देता हूँ, तो अमेरिका वगैरह में जब जो नौजवान नस्ल या फैमिलीज वगैरह जो पाकिस्तान से मायूसी के शिकार में यहाँ आती हैं, तो अपने साथ जो भी जमा पूंजी है वो भी यहाँ ले आते हैं। वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह या जो भी चीजें होती हैं वो बेच बाच के जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आके सबसे पहले तो उनको घर लेना पड़ता है। तकरीबन वो मिनिमम भी घर अगर 1 बेडरूम का वो लें, तकरीबन अमेरिका की जैसे मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, तो वो तकरीबन $1200-1300 से कम का नहीं होता। अच्छा, जॉब उनको कोई नहीं देता क्योंकि उनका लीगल स्टेटस तो कोई होता नहीं है, तो इस वजह से कोई जॉब उनको देता नहीं है। जब जॉब उनको नहीं मिलती तो मजबूरी के आलम में फिर वो राइट लेफ्ट जब भागते हैं तो लोग भी उनका फायदा उठाते हैं। यहाँ के जो है हमारे इंडियन या पाकिस्तानी लोग जो यहाँ पे अरसा दराज से सेटल है या जिनके स्टोर्स हैं, प्रोविजन स्टोर्स हैं या ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो वो उनको $5 या $6 पर आवर पे जॉब देते हैं। वो अगर 10 घंटे जॉब करेगा तो उसको $50 तकरीबन पर डे के हिसाब से उसको मिलते हैं। उस 10 घंटे में जब वो जॉब करता है स्टोर पे या रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पे बैठने के लिए कोई स्टूल तक नहीं होता। यानी कि 10 के 10 घंटे उसको 100% वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है और उसको उसमें बड़े बड़े जो कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरे प्रोविजन स्टोर पे अगर वो जॉब कर रहा है तो वो क्रेट्स भी उठाने पड़ते हैं, वजन भी उठाना पड़ता है। और जब वो 10 घंटे के बाद स्टोर से बाहर निकलता है अपनी ड्यूटी खत्म करके, तो उसमें इतनी सकत नहीं होती कि वो अपने पाँव पे भी सीधी तरीके से चल के बस के स्टॉप तक पहुंच जाए। और बड़ी मतलब ये कि तकलीफ देह हालत उनकी यहाँ पे होती है और ये कई साल उनको ये सर्वाइव इस तरह से करना पड़ता है। उसके बाद वो जब अपना किसी वकील से अप्रोच करते हैं तो यहाँ के जो वकील साहबान है वो भी उनसे अच्छी खासी डॉलर्स में अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं, उनको बड़े सुनहरे सपने दिखाते हैं और आखिर में ये होता है कि उनका केस जो है वो सबमिट कर दिया जाता है पॉलिटिकल असाइलम के बेस पे, क्योंकि मेन यहाँ पे इस वक्त पॉलिटिकल असाइलम ही है। वरना दूसरा जो ऑप्शन होता था कि जी पेपर मैरिज कर लेते थे, वो यहाँ की गवर्नमेंट उसको डिस्करेज करती है और उनको सब इन चीज़ों का पता है कि ये सब पेपर मैरिज वगैरह जो ड्रामा है, तो वो बिल्कुल उनको कंसीडर नहीं करते। तो इसलिए जितने भी यहाँ पे वकला साहबान है वो पॉलिटिकल असाइलम का करते हैं, पीछे से वो पेपर वगैरह पाकिस्तान वगैरह से बनवा के आते हैं। यहाँ जब वो आ जाते हैं तो वकील साहब साहबान अपनी लंबी लंबी फीसें लेके उनको जब सपने दिखाते हैं तो वो फिर उनका केस वो सबमिट कर देते हैं। सबमिट जब केस करते हैं तो वो फिर ये होता है कि उनको तकरीबन केस सबमिट करने के तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 6 माह के बाद उनको सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो अलॉट हो जाता है। जब सोशल सिक्योरिटी नंबर अलॉट होता है तो उसके बाद फिर वो यहाँ पे लीगली रहने के हकदार होते हैं, यानी उनको लोन भी मिलने शुरू हो जाते हैं, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस भी उनका लीगली बन जाता है और गाड़ी भी लोन पे उनको मिल जाती है। और उनको फिर जॉब्स वगैरह भी जो ऑड जॉब हैं स्टोर्स वगैरह पे, वो जो $8 वो इलीगल वे में कमा रहे थे वो तकरीबन उनको $15, $14, $13 के हिसाब से वो यहाँ पे होता है। लेकिन काम उसमें भी वो उसी तरीके का होता है। 10 घंटे अगर वो कर रहा है तो उसको बैठने की बिल्कुल वहाँ पे फुर्सत 1 मिनट की भी नहीं वो देते। अब उन्होंने केस तो अपना सबमिट कर दिया। कोर्ट ऑफ लॉ जो भी यहाँ की होती है, जहाँ से उनका डिसाइड होना है कि जी पॉलिटिकली इनको ग्रीन कार्ड वगैरह इशू होना है या नहीं होना। तो उसमें फिर ये होता है कि वो लोग यहाँ पे 12 से 15 साल अमेरिका वगैरह से वो मूव किसी भी कंट्री में किसी सूरत में भी नहीं कर सकते, भले कुछ भी हो, अदरवाइज उनका केस बिल्कुल जो है वो उनके अगेंस्ट जाता है। अब 12-15 साल जब वो यहाँ पे रहता है अपने केस के चक्कर में और मूव नहीं करता दूसरे कंट्री में या पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता, इस दौरान ये होता है कि जी उसने लोन भी ले लिए होते हैं गाड़ी के लिए, अपने घर के फर्नीचर वगैरह के लिए या अपने घर के लिए। तो वो अब उसका तकरीबन वो फर्ज किया कि $4,000 से $5,000 अगर पर मंथ मैक्सिमम, जो कि मैं बड़ी आपको अमाउंट बता रहा हूँ, वो अगर कमाता है तो वो उसके तकरीबन 80% अखराजात जो हैं वो उसकी
लोन में चले जाते हैं। जो भी उसके पास अमाउंट आती है, जो वो कमाता है 12-12 10-10 घंटे लगा के, उसमें उसकी अमाउंट वो चली जाती उसमें। अब क्या होता है कि 12-15 साल के बाद भी वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। क्यों? अगर वो पाकिस्तान आएगा, अगर उसको यहाँ पे लीगल स्टेटस उसका हो जाता है, लीगली उसको यहाँ पे पासपोर्ट भी ग्रीन कार्ड के बाद अगर मिल जाता है, तो वो 12-15 साल के बाद अगर वो वहाँ जाएगा पाकिस्तान, तो पीछे से फिर जो उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी है मुख्तलिफ चीज़ों की, वो नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वो डिफॉल्टर हो जाएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि वो फिर पाकिस्तान लोग नहीं जाते। अच्छा, अब ये है कि इसमें आ तो जाते हैं, यहाँ पे भी वो अपनी इतनी मेहनत करते हैं कि उनका कोई वो नहीं है, तो वो चलते तो उनका सिस्टम तो शुरू हो जाता है। लेकिन पीछे का फिर ये होता है कि ना अपने माँ बाप की बीमारी में, ना बहन भाइयों की बीमारी में, ना रिश्तेदार या अजीज़ो कारब की बीमारी में वापस जा पाते हैं। वो यहीं पे ही होके रह जाते हैं। मुझे अब्दुल सत्तार ईदी साहब का तकरीबन कोई 20 से 25 साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था किसी चैनल पे, मुझे आज तक याद है, वो मैंने देखा वो। उसमें उन्होंने एक ऐसी बड़ी ही अजीब मतलब बात की जो कि मुझे बड़ा वो, जब मैंने वो उनका इंटरव्यू सुना मुझे बड़ी तशवीश हुई उसमें। उन्होंने कहा जी कि मैं एक दिन अपने ईदी सेंटर में बैठा था, तो फ़ोन आया कि जी डिफेंस के किसी एरिया में लवारिस डेड बॉडी है, उसको ले जाएं और तदफीन कर दें। कह रहा जी हम गए वहाँ पे डिफेंस के एरिया कराची में। जब वहाँ पे गए तो देखा कि जी बाहर एक टैक्सी खड़ी हुई है, उस टैक्सी में एक खातून बैठी हुई है और एक यंगस्टर जो है वो 30-35 साल का लड़का जो है वो भी बाहर खड़ा हुआ है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा जी एक डेड बॉडी है, इसको आपने तदफीन करनी है। तो खैर डेड बॉडी को जब हम मेरे जो वर्कर्स थे वो अंदर गए, उसको लेके आए। मैंने देखा कि बड़े ही अच्छे हैंडसम स्मार्ट किस्म के वो शख्स से जिनकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने कहा जी इनकी आप तदफीन कर रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप कौन है? तो उन्होंने बोला जी मैं इनका बेटा हूँ, तो मैं तो अभी अमेरिका में हूँ, तो इनकी बीमारी पे आया था, तो अब मेरी आज फ्लाइट है, मुझे तो एट एनी कास्ट जो है वो परसों से जॉब पे अपने जाना है, तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, आप इनको ले जाएं और ले जाके आप इनकी तदफीन लवारिस तौर पे कर दें। तो कहने लगे कि जी मैं वो उस रात वो मैं बिल्कुल बेचैन रहा, और वो जब मैं उनसे वो बात कर रहा था, जब वो बात अपनी इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा जब वो बच्चा मुझे बता रहा था यंगस्टर कि जी मेरे ये वालिद साहब हैं, वालदा की मेरी ऑलरेडी पहले डेथ हो चुकी है, मैं अकेलौता इनका बेटा था, इन्होंने मुझे पढ़ने के लिए वहाँ भेजा था अमेरिका में, तो फिर वो अमेरिका में जाके मैं वहीं सेटल हो गया, वहीं मैंने शादी की। तो अब ये है कि ये बीमार थे, तो मैं कुछ दिन के लिए आया था, इत्तेफाक से कुछ घंटे पहले इनकी डेथ हो गई है, तो आप इनकी लवारिस के तौर पे तदफीन कर दें। कहने डेड बॉडी की तो मैं ले आया। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने फरमाया कि जनाब मैं डेड बॉडी की तो ले आया, लेकिन जब मैं उसको लाया तो मैं बड़ा ही मतलब ये कि गम का शिकार हो गया कि यार क्या ये लोग हैं, इस शख्स ने जो इतना खूबसूरत और अच्छा खासा वो था और घर भी बड़ा अच्छा था उनका, तो इसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि ये वो करे। और जब वो कह रहे हैं कि वो गाड़ी में जो खातून बैठी थी, मुझसे वो बच्चा डिस्कशन कर रहा था इनकी तदफीन के बारे में, मैं उससे बातें उससे कर रहा था कि जी आप क्यों चले गए, कैसे गए, वो मुझे अपनी दास्तान सुना रहा था। तो अंदर से गाड़ी में बैठी हुई खातून की जो उस यंगस्टर की वाइफ थी, उसने जोर से कहा कि जल्दी चलें कहीं फ्लाइट ना निकल जाए। कह रहा उसने अधूरी बात छोड़ के वो गाड़ी में बैठा और चला गया। हम डेड बॉडी लेके आ गए। तो मुझे वो रात जो है वो मेरे लिए बड़ी कर्ब और तकलीफ की वो रात थी। क्या वो शख्स जिसने सारी जिंदगी इस बच्चे पे अपनी लगाई और आखिर ये बच्चे के पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये इसको तदफीन के लिए टाइम दे पाए और अपने हाथों से थी तदफीन करे। कह रहे हैं जी हमने फिर लवारिस के तौर पे उसकी अपना जो उनका लवारिस लोगों का कब्रिस्तान है वहां पे उस शख्स की तदफीन कर दी। तो मेरा कहने का मकसद नादरीन ये है कि वो हजरात, वो फैमिली या वो यंगस्टर जो कि बैरून ममालिक अपने बेहतर मुस्तकबिल के मतलाशी हैं, वो जाने से पहले इन तमाम चीज़ों को देख लें और देखने के बाद वो ये फैसला करें कि आया ये फैसला उनके लिए फिजिबल भी है या कि नहीं। क्योंकि यहाँ तो वो आ जाएंगे, यहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता 15-20 साल के बाद सेट भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो दलदल है जिसमें वो धंसते चले जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स में या उसमें, तो वो पीछे से अपने वालिदैन से जिन्होंने उनके ऊपर बड़ी उम्मीदें लगाई होती हैं कि हमारे बुढ़ापे का ये बच्चा हमारा सहारा होगा, तो फिर उनके लिए ये मसाइल और ये मुसीबतें जो हैं और ये जो ज़हनी अज़ियत है
इसको भी उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मेरी वो पाकिस्तानी यंगस्टर जिनमें नौजवान खून है, जिनमें जज्बा है कुछ करने का, मेरा तो मुखलिसाना मशवरा यही है कि वो पाकिस्तान में रहकर ही कुछ करें तो वो उनके लिए बेहतर है। और वो फैमिलीज जो कि यहाँ पे आती हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए, नो डाउट उनका बेहतर मुस्तकबिल तो यहाँ पे हो जाता है, लेकिन ये जो मुसीबतें और ये जो अजियतें हैं जो सारी ज़िंदगी इंसान किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकता कि जी मैं अपने वालिदैन या किसी प्यारे की डेथ में भी पाकिस्तान में शिरकत नहीं कर सका, तो इस पे भी उनको सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी ये गुजारिश है कि मुल्क के लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाएं कि हमारे यंगस्टर जो हैं, जो आजकल बड़ी ही ज़हनी अजियत का शिकार हैं, कि भी अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि वो आज के मुस्तकबिल के मेमारों के बारे में कुछ सोचें, ताकि ये जो हमारे नौजवान तबका है जो शदीद मायूसी का शिकार है, उनके लिए भी या उनके मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ सद्जवाब किया जा सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।